नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। जन औषधि केंद्र के किफायती दवाओं का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस के अवसर पर शिलांग में 60,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री कोलकाता में अब से थोड़ी देर बाद रैली को संबोधित करेंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। कांग्रेस 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 13 और असम के लिए 40 उम्मीदवारों की घोषणा की। देश में केवल 50 दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 6 दिन में 30 लाख बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के 4,60,000 लोगों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में जनजातीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्राकृतिक संसाधन बचाने में जनजातीय लोगों के योगदान की सराहना की। और खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम पीवी सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है। जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। श्री मोदी ने बताया कि इन केंद्रों के जरिए लोगों को अब तक 9,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में 1,000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाएं संचालित कर रही हैं।
इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के 7,500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में 100 से भी कम जन औषधि केंद्र थे। आज भी जब 7,500वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 50 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। ये काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। श्री मोदी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ेगी जिससे छोटे किसानों को फायदा होगा। हमारे यहाँ खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। लेकिन हम जानते हैं इन मोटे अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों का है, ये तो जिसके पास है वो खाता है, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि अब भारत की पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकरण के मामले में भारत न केवल अपनी मदद कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की भी सहायता कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति को अनुभव किया। यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की थी। भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी। हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया और आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने के काम आ रहे हैं। साथियों, देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है। प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की। श्री मोदी ने अहमदाबाद के एक लाभार्थी राजू से आग्रह किया कि वे कोविड टीकाकरण केंद्र में जरूरतमंद लोगों की स्वेच्छा से मदद करें। दीव के इरशाद ने बताया कि जब उन्होंने जन औषधि व्यवसाय अपनाया और जेनेरिक दवाओं की दुकान खोली तो उनकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। इस अवसर पर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। इसी रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में विधिवत रूप से शामिल हो गए। कभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी समझे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती 2 साल तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में जनसभा में हिस्सा लेंगी। संयुक्त मोर्चे के सहयोगी दलों कांग्रेस, वामदल और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने कोलकाता में कल पहला संयुक्त कार्यक्रम किया। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता विमान बसु और कांग्रेस के अब्दुल मन्नान ने हिस्सा लिया। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। श्री अधिकारी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे हैं और वे कुछ ही महीने पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। पार्टी ने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा को मोयना से और भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी भारती घोष को देवरा सीट से टिकट दिया है। भाजपा ने सुदीप मुखर्जी को पुरुलिया से, तपन भुइया को खड़गपुर से और शमिता दास को मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने समीर राय को खड़गपुर सदर से, पार्थो प्रतिम बनर्जी को पुरुलिया से और राधा रानी बनर्जी को बांकुड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भी 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा को गोहपुर से, शुभमित्र गोगोई को शिवसागर से, देवव्रत सैकिया को नजीरा से, डॉ अनुज कुमार को तेजपुर, डॉ जयप्रकाश को लखीमपुर से और राणा गोस्वामी को जोरहाट से उम्मीदवार बनाया गया है। केरल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रमुख मोर्चों में सीटों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। तीनों मोर्चों में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूडीएफ में केरल कांग्रेस के जोसेफ कुट के साथ विवाद आज समाप्त होने की उम्मीद है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है तथा वाम मोर्चे में सीटों के बंटवारे का काम अंतिम चरण में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रारंभिक सूची में कुछ परिवर्तनों और सुधारों के साथ कल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे देगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आज वरिष्ठ नेता अमित शाह को तिरुवनंतपुरम में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में सौंपी जाएगी। हालांकि पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कन्याकुमारी जिले में चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। इस बीच डीएमके पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। राज्य में 6 अप्रैल को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गृहमंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में सुप्रसिद्ध सुचिंद्रम मंदिर में पूजा के साथ रोड शो की शुरुआत की। वो नागरकोइल में रोड शो में भी हिस्सा ले रहे हैं। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री पुन राधाकृष्णन का सामना मुख्य रूप से एआईसीसी के उम्मीदवार से होगा। इस बीच डीएमके और एआईसीसी ने आज चेन्नई में सीटों पर समझौता कर लिया। एआईसीसी राज्य विधानसभा चुनाव के कुल 234 सीटों में से 25 पर उम्मीदवार उतारेगी। इसी तरह एआईडीएमके और डीएमके के अलावा अन्य दलों के बीच भी सीटों पर समझौते के बारे में अपने सहयोगी दलों से बातचीत जारी है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुदुचेरी के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजनीतिक सभाएं करने तथा चुनाव प्रचार के लिए रैली आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी को देखते हुए 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और लोगों की सुरक्षा के साथ आयोजित कराना सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक बैठकें, अभियान, रैली आदि मंजूरी लेने के बाद सिर्फ अधिकृत स्थान पर ही आयोजित की जाए। निर्धारित स्थल के बाहर और डीएम कार्यालय की मंजूरी के बगैर कोई भी गतिविधि कानून का उल्लंघन मानी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से लागू यह आदेश 4 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि यह विवाह, धार्मिक समारोह, अंतिम संस्कार और सरकारी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की। जन औषधि केंद्र के किफायती दवाओं का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस के अवसर पर शिलांग में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री कोलकाता में रैली को संबोधित कर रहे हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। कांग्रेस 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 13 और असम के लिए 40 उम्मीदवारों की घोषणा की। देश में केवल 50 दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 6 दिन में 30 लाख बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के 4,60,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में जनजातीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्राकृतिक संसाधन बचाने में जनजातीय लोगों के योगदान की सराहना की। और खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम पीवी सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मैरिन से होगा। बीसीसीआई ने इस साल के आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया। पहला मैच चेन्नई में और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने 2 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 24 घंटों में करीब 14,24,000 लोगों को टीके लगाए जाने के साथ ही देश में अब तक 2 करोड़ 9,22,000 लोगों के टीकाकरण का काम किया जा चुका है। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जिसने इतने कम समय में अधिक लोगों का टीकाकरण किया है। देश में 16 जनवरी को सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाने का काम 2 फरवरी से शुरू हुआ था। इसके बाद इस महीने की पहली तारीख से बुजुर्गों और 45 साल से अधिक के बीमार लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। इस चरण में सिर्फ 6 दिनों में 30 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले 4,60,000 से अधिक लोगों को
कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.95% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,392 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 1,08,68,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,711 नए मरीज सामने आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महिला शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर मोना देसाई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं ने अनेक मोर्चों पर योगदान किया। औरतों को मल्टीटास्कर की तरह काम करना था। डोमेस्टिक हेल्प उस वक्त सब बंद हो गई थी। घर का भी काम करती थी और उसके साथ शी हैड टू वर्क। लेकिन मुझे याद नहीं है कि एक भी महिला डॉक्टर ने या कोई भी नर्स या हेल्थ वर्कर ने कभी भी किसी को भी कंप्लेन की हो और ये कहा हो कि प्लीज हमें लाइट ड्यूटीज दीजिए, हमें ये 12-12 घंटे की कोविड ड्यूटीज मत दो, हम क्वारंटाइन नहीं होंगे। और ये जो पीपीई किट पहन के हम लोग काम कर रहे थे, इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर वीमेन। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को बदलती तकनीक के अनुरूप विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। गुजरात के केवड़िया में कल कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि सेना के तीनों अंगों को अप्रासंगिक हो चुकी व्यवस्थाओं और शैलियों से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में स्वदेशी उपकरणों और हथियारों के उपयोग के अलावा सशस्त्र बलों के सिद्धांत, प्रक्रिया और परंपराओं में भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कर्मियों के बेहतर उपयोग की योजना बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने उत्तरी सीमा पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने और कोरोना काल में दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन के लिए सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। उन्होंने इस वर्ष की बैठक में जूनियर कमीशन अधिकारियों और गैर कमीशन अधिकारियों को भी शामिल किए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से जुड़े आयोजनों को देखते हुए सशस्त्र बलों को ऐसी पहलें करनी चाहिए जिनसे देश के युवा प्रेरित हों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि यदि हम मानवता की जड़ों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें जनजातीय जीवन शैली को अपनाना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि जनजातीय समुदाय आधुनिक विकास में समान अवसर प्राप्त करे और साथ ही अपनी पहचान बनाए रखे। राष्ट्रपति ने आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंग्रामपुर गांव में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में ये बात कही। यदि हम देखें कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी आपके मध्य प्रदेश में, अतः मध्य प्रदेश में आयोजित ये जनजातीय सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस सम्मेलन में कला प्रशिक्षण हेतु वर्चुअल क्लास के पोर्टल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। ऐसे विशेष प्रयासों के बल पर जनजातीय युवाओं को टेक्नोलॉजी और कला साहित्य के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करके उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। राष्ट्रपति ने जनजातीय जीवन शैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने सिंग्रामपुर गांव में सिंगौरगढ़ दुर्ग के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि इन कानूनों में कोई कमियां हैं। नई दिल्ली में कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कानून में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की थी।
आप सबने ये भी देखा होगा कि मैंने किसानों से बातचीत भी की, किसानों को संशोधन के प्रस्ताव भी दिए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये कहा कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना ये नहीं लगाना चाहिए कृषि सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है। मैं अगर ये प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है किसान का चेहरा बना हुआ है। किसान के प्रति भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है। किसान को प्राधान्य देने वाला यह सरकार है और इसलिए किसान का सम्मान रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। सत्र के इस चरण का समापन 8 अप्रैल को होगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था। राज्यसभा की कार्यवाही 12 फरवरी को स्थगित की गई, जबकि लोकसभा की बैठक इसके अगले दिन स्थगित हुई थी। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक कल होगी। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। ये समिति स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या में प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने को लेकर कहा है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका में छा रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बात अमेरिकी यान परसीवेरेंस के रोवर के 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर उतारने के अभियान में शामिल नासा के वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत के दौरान कही। This is an incredible honor, and it's amazing. Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। सेमीफाइनल में कल रात पीवी सिंधु ने डेनमार्क की मिया बिचफेल्ड को हराया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आज इस साल के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें संस्करण के कार्यक्रम की घोषणा की। लगभग 2 वर्षों के बाद आईपीएल टीम स्वदेश में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में खेलेगी। प्रीमियर लीग 9 अप्रैल से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा। इसमें पूर्व विजेता मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 30 मई को प्ले ऑफ मैचों के साथ साथ फाइनल मैच खेले जाएंगे। देश के सबसे बड़े गुर्दा डायलिसिस अस्पताल का आज दिल्ली में बाला साहेब गुरुद्वारे में उद्घाटन किया गया। गुरु हरकिशन आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नाम के इस अस्पताल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्थापित किया है। इस अस्पताल में रोगियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बचत किए। जन औषधि केंद्र के किफायती दवाओं का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस के अवसर पर शिलांग में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में रैली को संबोधित किया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। कांग्रेस 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 13 और असम के लिए 40 उम्मीदवारों की घोषणा की।
देश में केवल 50 दिन में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 6 दिन में 30 लाख बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के 4,60,000 लोगों को टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश के दमोह में जनजातीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्राकृतिक संसाधन बचाने में जनजातीय लोगों के योगदान की सराहना की। और खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में आज शाम पीवी सिंधु का मुकाबला स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।